नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बंगाल चुनाव से यही सबसे बड़ा फॉर्मूला निकला है। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल मिल गए, फिर भी वो मोदी को रोक नहीं पाए। हिंदू वोट ऐसा एकजुट हुआ कि मुस्लिम वोट के सहारे खड़े विपक्षी खेमे में टूट फूट हो गई। कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि विपक्ष का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ गया। 26 में 5 राज्यों के चुनाव को मोदी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव बताया जा रहा था। 24 में मोदी को 240 पर रोकने वाले नेता सोच रहे थे कि 26 में वो मोदी को रोक ही लेंगे। सबसे मुश्किल साल में मोदी ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर लिया, तो सोचिए 27 में क्या होगा, 28 में क्या होगा और 29 में क्या होगा। 80% हिंदुओं के एक ही नेता हैं। 80% हिंदुओं की पॉलिटिक्स के सारे सूत्र अब केवल एक आदमी के पास हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल और असम की जीत ने 80-20 का फॉर्मूला ऑल इंडिया लेवल पर सेट कर दिया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी को अब 80-20 कहने की भी जरूरत नहीं है। बंगाल और असम की जीत ने 80-20 का फॉर्मूला हिंदू मानस पर छाप दिया है। 80 में जैसे ही बीजेपी को 50% मिल जाता है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिल जाती है। अब 27 में भी यही होना है, 28 में भी यही होना है, 29 में पक्का यही होना है। 26 से 29 तक का रास्ता क्लियर कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की सभी 126 सीटों पर लड़ने में ताकत नहीं लगाई। हिमंता ने 25 मुस्लिम बहुल सीटें विरोधियों के लिए छोड़ दी। हिमंता ने 101 सीट जीतने की सोची, रिजल्ट आया तो वो 102 सीटें जीत गए। जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थे ऐसे ही हम जीते। हमारे कोई अफसोस कि ये हम जितना सही था नहीं जीता ऐसा नहीं है। जितना हो सकता था असम वासियों ने पूरा दिल खोल के हमें दे दिया और इसमें कुछ और बात नहीं है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत में सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर की है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल पॉलिटिक्स के जायंट किलर बनकर निकले हैं। शुभेंदु अधिकारी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को 2 बार हराया है। 26 की प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु ने कहा, हिंदुओं ने मुझे वोट दिया, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। ऐसी ठसक के साथ हिंदू हित की बात कह देना 4 मई से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। 4 मई का रिजल्ट ये परिवर्तन लेकर आया है। हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी विरोधी कैंप के जितने नेता हैं, वो सबके सब आपस में 20% की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी के 80% वाले जोन में अब किसी की भी एंट्री नहीं है। हिंदू जोन में एंट्री मारने वाले बाकी सारे प्लेयर्स कमजोर पड़ चुके हैं। ठाकरे की ठसक मध्यम हो गई, पवार की पावर कम हो गई, नवीन पटनायक की पार्टी आखिरी सांसें गिन रही है और सनातन को डेंगू मच्छर मलेरिया कहने वाले स्टालिन को इसका दंड मिल गया। ममता बनर्जी महिला वोट के सहारे हिंदू जोन में एंट्री मार लेती थी। बंगाल ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। 4 मई से पहले ममता बंगाली अस्मिता की बात करती थी, स्टालिन द्रविड़ अस्मिता का झंडा उठाते थे। इसी तरह नवंबर 24 से पहले तक ठाकरे मराठी मानुष, मराठी अस्मिता की बात करते थे। बंगाल ने इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का द एंड कर दिया। अब पूरे देश में 2 ही आइडेंटिटी है, हिंदू और मुसलमान। जो हिंदू की साइड नहीं है वो मुसलमान की साइड में है। बंगाल हारने के बाद ममता बनर्जी वापस इंडी अलायंस के सहारे हैं। वहां वही सारे हैं जो मोदी से हारे हैं और उनमें भी 20% मुस्लिम वोट के लिए दंगल है।
राहुल गांधी की कांग्रेस पूरी तरह मुस्लिम वोट के भरोसे है। असम में कांग्रेस के 19 विधायक जीते, इनमें से 18 मुसलमान हैं। केरल में कुल 35 मुसलमान विधायक बने हैं, इनमें से 30 मुस्लिम विधायक कांग्रेस यूडीएफ के हैं। बंगाल में कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं, दोनों मुसलमान हैं। कल ही 26 का चुनाव खत्म हुआ और आज सुबह 27 का चुनाव शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की पार्टी अगले काम में जुट गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश 27 में वैसे तो 6 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन मोदी के सामने ये 4 चैलेंज हैं। यूपी में बीजेपी को भगवा की हैट्रिक लगानी है, पंजाब में पहली बार केसरिया लहराना है, गुजरात का हिंदू किला मजबूत रखना है और हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस से छीनना है। बीजेपी हेडक्वार्टर में पंजाब जीतने की कसम उठा ली गई है। बंगाल विजय के जश्न से पहले ही मिशन पंजाब शुरू कर दिया गया। बंगाल में अजय नहीं सरकार बनाना है। भाई सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों? आपने वोट दिया तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ नहीं, सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने का। सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा एमएलए जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। नरेंद्र मोदी की बंगाल विजय के बाद मोदी के सियासी दुश्मनों में डर और भय व्याप्त है। अखिलेश यादव को संकट मोचन बजरंग बली याद आने लगे हैं। जेठ के पहले बड़ा मंगल को अखिलेश यादव हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। पंजाब के आप विधायकों को बस में बिठाकर भगवंत मान दिल्ली की दौड़ लगाने लगे हैं। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी ने ना भूतो न भविष्यति वाला चुनाव जीत लिया है। हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू शहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया। लेकिन असम में कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए। मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का? वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। और असम में मान ही रहे, कह रहे चोरी की है। केरला में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी किया। असम में सरकार कैसे बनेगी ये मोदी ने हिमंता पर छोड़ रखा है। बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनाने के लिए मोदी ने 100 घंटे का टाइम डिसाइड किया है, लेकिन 27 का काम शुरू करने के लिए बीजेपी ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। 14 नवंबर 2025 को जिस दिन बिहार चुनाव का नतीजा आया था, उसी दिन बंगाल बीजेपी ने लिख दिया था नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। ये 26 के बंगाल चुनाव की शुरुआत थी। 4 मई 2026 को जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, उस दिन बीजेपी की पंजाब यूनिट ने लिख दिया नेक्स्ट पंजाब। ये अगले साल के पंजाब चुनाव का शंखनाद है। विरोधियों में पैनिक सिचुएशन है। पंजाब के प्रति कभी उन्होंने कोई दया दिखाई है? 3 कानून काले वो पंजाब के लिए लेके आए। वो किसानों का आंदोलन हुआ तो माफी मांगनी पड़ी, यू टर्न लेना पड़ा। कभी कहते हैं बीबीएमबी में हम और राज्यों के जो मेंबर देकर बीबीएमबी पंजाब से छीन लेंगे, भाखड़ा डैम पंजाब से छीन लेंगे, चंडीगढ़ पंजाब से छीन लेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब से छीन लेंगे।
कभी हमारा आरडीएफ का पैसा रोकते हैं, कभी एनएचएम का पैसा रोकते हैं, कभी कहते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में पंजाब की झांकी नहीं होगी। तो पंजाब के तो कट्टर विरोधी हैं वो, तो पंजाब में किस मुंह से आके वोट मांगेंगे, किस मुंह से कह रहे हैं कि पंजाब का नंबर है। राहुल गांधी ने फोन घुमाना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन से राहुल गांधी ने बात की है। इंडी अलायंस में राहुल गांधी अब अपनी लीडरशिप मनवा सकते हैं। इंडी अलायंस में अब किसी भी दूसरे नेता की वो ताकत नहीं बची जो 2024 में थी। राहुल इस अलायंस के नेता तो बन जाएंगे, लेकिन अलायंस के पास 24 वाली ताकत नहीं होगी। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के सहारे राहुल गांधी ने 2024 में नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया। मोदी की सीटें 303 से घटाकर 240 कर दी। कांग्रेस 52 सीट से 99 पर पहुंच गई। 29 में मोदी इस खेल को रिवर्स कर देंगे। 26 की जीत ने इसका ग्राउंड तैयार कर दिया है। 2027 मोदी का पॉलिटिकल पावर और बढ़ा देगा। सिंपल बात यही है कि जो लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, ये लोगों का बहुत लंबा लाइफ नहीं होगा, कि इसलिए भारत का हिंदू जाग उठा है। उनको मालूम है कि तुष्टीकरण का राजनीति हमें खत्म कर देगा। 29 में राहुल गांधी को चौथी बार हराने से पहले मोदी को अखिलेश और केजरीवाल को हराना है। यह काम 27 में ही हो जाएगा। 10 महीने बाद मार्च 27 में पंजाब सेट हो जाएगा और 12 महीने बाद मई 27 में यूपी फाइनल हो जाएगा। दिल्ली हार चुके केजरीवाल 27 में ही पंजाब से आउट हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी दिनों दिन छोटी होती जा रही है। केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करके उसे बैलेंस करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मई 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो आंधी चल रही थी। उसके बाद जितने चुनाव हुए, मई के अंदर देश का चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, जीत गए ये लोग, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जीत गए लोग, झारखंड का चुनाव हुआ, जीत गए लोग। जहां चुनाव हुए ये लोग जीतते चले गए, जीतते चले गए, जीतते चले गए। मोदी जी का घोड़ा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। दिल्ली वालों ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था, आम आदमी पार्टी ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी। देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना, मेरा दिल कहता है। बंगाल का रिजल्ट देखकर अखिलेश यूपी को लेकर डरने लगे हैं। अखिलेश लिखते हैं कि बीजेपी ने बंगाल को जोर जबरदस्ती से जीता। अखिलेश कोलकाता भी जाने वाले हैं, वो ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं, मगर उनकी नजर लखनऊ की उस गद्दी पर है जहां योगी आदित्यनाथ विराजे हुए हैं। अखिलेश केदारनाथ मंदिर बनवा चुके हैं, अब वो जय हनुमान बोल रहे हैं। लेकिन हिंदुओं का मन जीतने के लिए इतना ही काफी नहीं है। बिहार में लालू फैमिली की तरह यूपी में भी मुलायम सिंह यादव फैमिली ने मुस्लिम और यादव की पॉलिटिक्स की है। बिहार ने पिछले साल ही इस मॉडल पर ताला मार दिया है। बंगाल और असम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। मुस्लिम वोट और किसी एक हिंदू जाति का समीकरण अब जीत की गारंटी नहीं है। क्या ये जो राजनीति हिंदुत्व की अब यूपी तक भी जाएगी और जगहों पर, हालांकि वहां तो पहले से ही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने। हिंदुत्व का राजनीति लोग नहीं करता है, लोग भारतीय एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपको राइट विंग पॉलिटिक्स बोल सकता है। तो ये पॉलिटिक्स देश में था ही, कोई नया चीज किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो एक असर्टिव नेशनलिज्म कि आप खोल के बोलो मैं भारत का हूं, मैं खोल के बोलो मैं हिंदू हूं, तो दैट पॉलिटिक्स वाज देयर। बट अभी ये पॉलिटिक्स और ज्यादा इनरोड किया है। लोगों का मन में आया है कि वी हैव टू असर्ट आवर आइडेंटिटी, अदरवाइज हम लोग खत्म हो जाऊंगा।
मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले हिंदू नेताओं के सामने एक और चैलेंज खड़ा हो रहा है। मुस्लिम वोटर अब हिंदू लीडर की पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम वोटर को अब मुस्लिम लीडर ही चाहिए, तभी तो हुमायूं कबीर दोनों सीटों से जीत जाते हैं और मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी का कमल खिल जाता है। बंगाल में अजय नहीं सरकार बनाना है। भाई सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों? आपने वोट दिया तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ नहीं, सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने। क्या सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा एमएलए जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। बीजेपी की हिंदू आइडेंटिटी कोई एक दिन में नहीं बनी है। ये आइडेंटिटी सिर्फ अयोध्या और राम मंदिर से भी नहीं बनी है। इस हिंदू आइडेंटिटी का कैनवास बहुत बड़ा है। बंगाल के आसनसोल में 4 मई की जीत के बाद देवी दुर्गा मंदिर का गेट खोल दिया गया। आसनसोल के बास्तिन बाजार का ये दुर्गा मंदिर ममता बनर्जी सरकार ने बंद करवा रखा था। इस मंदिर के गेट खोलने की परमिशन साल में सिर्फ एक बार दुर्गा पूजा के मौके पर दी जाती थी। बाकी समय इस मंदिर के गेट बंद रखे जाते थे। लेकिन बीजेपी की जीत होते ही आसनसोल उत्तर के बीजेपी विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने दुर्गा मंदिर के गेट खोल दिए। पश्चिम बंगाल को हिंदू मुसलमान में बांट के पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश ममता जी का जो था, उसी का खिलाफ सारे जो सनातनी शक्ति एकजुट हो गया। और सनातनी शक्ति एकजुट होके ये दिखा दिया, जैसे बहुत लोग समझते थे मुसलमान छोड़ के कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, मुसलमान छोड़ के बड़ा परिवर्तन, महा परिवर्तन हो सकता है। ये बंगाल का सनातनी लोग पूरा देश को ये शिक्षा दे दिया, इसीलिए उसी शिक्षा में पूरा देश आगे चल पड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। नरेंद्र मोदी की पार्टी की जीत की वजह केवल हिंदू वोट नहीं है। ये जीत मेहनत से आती है, अथाह मेहनत, लगातार मेहनत, दिन और रात का फर्क मिटाकर की जाने वाली मेहनत। क्या मान लो 4-4 घंटा हमारे कोई अधिकारी, संतोष जी बैठक लेने जाते हैं, नितिन नवीन जी बैठक लेने जाते हैं, राष्ट्रीय गृह मंत्री बैठक लेने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बैठक लिया। बीजेपी को समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी जितने सारे जनसभा किया, स्टेज के नीचे 1-2 फोटो भी मैंने आई है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बात करना। प्रधानमंत्री, तुम्हारी बूथ में क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था की है, बूथ की क्या करोगे, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या करोगे, जो पोस्टल बैलेट आपके वहां आएगा, एडवांस वोटिंग हो, उसका क्या करोगे, ये तक डिटेलिंग कौन करते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। चुनाव में अगर बहुत अच्छा करने का फीडबैक है तब भी उसी गंभीरता से लेते हैं, और खराब करने का फीडबैक है तभी उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हम हारे हुए चुनाव भी काम किए हैं, उसको कैसे संभालना, आगे कैसे बढ़ना, ये बीजेपी की कार्यशैली में है। बीजेपी 29 की तरफ एक एक कदम बढ़ा रही है। मोदी की चुनावी महामशीन हर चुनाव से कुछ न कुछ हासिल करती है। अगला चुनाव जीतने के लिए वो पिछले चुनाव की सीख का इस्तेमाल करती है। भवानीपुर में ममता का गढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने जान लगा दी। राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से भी बीजेपी के नेता भवानीपुर लाए गए और उन्होंने चुप्पे छाप प्रचार किया। निश्चित तौर पर जब हमने काम प्रारंभ किया था तब दहशतगर्दी का वातावरण था। लोग कुछ कहना चाहते थे, अवगति करना चाहते थे, पर सरकार के दबाव से, ममता बनर्जी के गुंडों के दबाव से बोल नहीं सकते थे। हमने सबसे पहले उनको आवाज़ दी, उनको डर निकालने का काम किया। और इस पूरी जीत के अंदर सबसे बड़ी हिंदी भाषी लोग, गुजराती और राजस्थानी लोग लामबंद हुए। उसके बाद नीचे धीरे धीरे एक इस प्रकार का ध्रुवीकरण हुआ, तुष्टीकरण, कटमनी, और यहाँ जिस प्रकार की गुंडागर्दी का वातावरण रहा। एक सवाल हमने ये भी खड़ा किया
इस सीट ने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिया, पर आपको मुख्यमंत्री ने क्या दिया? हर वार्ड की हर गली में जाकर जब हमने ये सवाल खड़े किए तो उस गली में रहने वाले लोगों ने अपनी नाली देखी, अपनी सड़क देखी, अपनी आधारभूत संरचनाएं देखी। जब वहां कुछ नजर नहीं आया तो उनका मन बदलने लगा। भवानीपुर की एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में ममता बनर्जी को हराने की स्क्रिप्ट लिखी गई। ममता बनर्जी आज कुछ भी कहें, सच्चाई ये है कि भवानीपुर के लोग ममता के हारने से खुश हैं। पहले हम बंगाल में कई सालों से पैदल में जो घूमते हैं कार्यक्रम में, इतना भय वातावरण होता था, कोई आपको नमस्कार का प्रत्युत्तर नहीं देगा। इस बार मैंने देखा कि माहौल बदला हुआ है, महिलाओं के अंदर विशेष करके माहौल बदला हुआ है। जो प्रोविजनल स्टोर पे हम जाके स्टिकर लगाने के लिए पहुंचे, मैंने कहा कि क्या दादा मैं स्टिकर कहाँ लगाऊं, थोड़ा बताइए जगह कहाँ। वहां एक फ्रीजर था, फ्रीजर आइसक्रीम का था। वो जो दुकान की मालिक वो क्या कहा कि वो आइसक्रीम के ऊपर लगाओ। तब मैंने देवेंद्र जी कॉन्फिडेंस में माँ काली की पूरा मन बन चुका है आशीर्वाद हमको देने के लिए, नहीं तो ये व्यक्ति अपना फ्रीजर को डिसफिगर करके हमारी कमल की छाप आग्रह से लगवाना, ये एक संकेत था राजनीति में। स्पष्ट दिख रहा था बंगाल में। मैं सर्वदूर घुमा हूं, बांकुरा भी गया हूं, पुरुलिया भी गया हूं, मैं पूरा मिदनापुर डिवीजन में बाकी 5 लोकसभा में घुमा हूं। सर्वदूर मैं पिछले बार भी नंदीग्राम में था, इस बार भी नंदीग्राम में काम कर रहा था। सर्वदूर अभी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमिटमेंट नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका था। जिस प्रकार के 92% तक वोट हुआ और जिस प्रकार की सीट हमको 206 जीता, ये बीजेपी नहीं लड़ रहा था चुनाव, संघ परिवार नहीं लड़ रहा था, बंगाल की जनता लड़ रहा था। बंगाल में ममता बनर्जी अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स को बड़ी आसानी से महिला पॉलिटिक्स के पर्दे के पीछे छिपा देती थी, लेकिन बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ने ममता मॉडल की पोल खोल दी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही बीजेपी ने महिला वोटर्स के बीच स्कोर बढ़ा लिया और ग्रेटर कोलकाता के भद्रलोक में भी ममता बनर्जी का किला तोड़ दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष का रिवॉर्ड 200 पार मिलेगा, उम्मीद थी आपको? हाँ, हम लोग को तो अंदर में हम लोग को लग रहा था कि ये जो सरकार है, ये सरकार जब जाएगा तो मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। ये सरकार जैसा बोलता है ना कि एकदम घर भी जनता ने मतलब टूट देगा ये पूरा घर। जनता ने पूरा टूटा है, जनता ने छप्पर फाड़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिला मानी गई, लेकिन अब की बार वो तस्वीर नहीं थी। ऐसा क्या बदल गया? महिला लोग को कभी 1500 रुपया देंगे और महिला लोग का कोई विकास नहीं होगा। महिला लोग भी लेकर बहुत हो गया, ऐसा उसका भिक्षा दान दे रहे, ऐसा दान का नहीं है। महिला लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, महिला लोग सुरक्षा चाहते हैं, महिला लोग विचार चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी। इसलिए महिला लोग भी नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया। बंगाल में परिवर्तन होने के बाद कुछ जगहों पर हिंसा हो रही है। टीएमसी के ऑफिस तोड़े गए हैं। मोदी के विरोधियों ने इन तस्वीरों को घुमाना शुरू कर दिया है। वो बीजेपी पर व्यंग कर रहे हैं। बीजेपी को वोट देने वाले बंगालियों को लानत भेज रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये उसका मॉडल नहीं है। किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं कर सकते। तृणमूल कांग्रेस कैसा किया, किन भाषा से बात की आप लोग जानते हैं। देश की गृह मंत्री, 140 करोड़ के देश की गृह मंत्री, स्वतंत्रता की बाद इस आजाद भारत में उससे बड़ा वोट स्ट्रेटेजी जन्म नहीं लिया। वैसा अमित शाह को शिकारी बोलेंगे, बैंड बजाएंगे, जिसके लिए कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे किसी भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं। पिछले 12 साल में उन्होंने 50 से अधिक चुनाव जीते हैं, लेकिन बंगाल चुनाव उनमें सबसे खास है। 2014, 19 और 24 के 3 लोकसभा चुनावों के बाद 2017 का यूपी चुनाव और 2026 का बंगाल चुनाव मोदी की सफलता वाली डायरी के ऐसे पन्ने हैं जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं।
नरेंद्र मोदी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ये तो बस 29 के महाविजय का आगाज है।